संयोजन के नियम, ये पॉइंट आज का कि रासायनिक संयोजन के नियम किसने प्रतिपादित किए थे और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक संयोजन का नियम प्रतिपादित करने का श्रेय दो वैज्ञानिकों को जाता है। एक वैज्ञानिक का नाम है आंतवा एल लेवाइजिए, ये तो एक वैज्ञानिक का नाम है आंतवा एल लेवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्टनी। सबसे पहले दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन किया था। दोनों वैज्ञानिकों ने बताया कि रासायनिक संयोजन के दो नियम होते हैं। पहला जो नियम है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा जो नियम है वो स्तर अनुपात का नियम। ये दो नियम इन वैज्ञानिकों ने मिलकर के प्रतिपादित किए थे। पहला जो नियम बताया कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है, तो दोनों वैज्ञानिकों ने यह बताया कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता और न ही विनाश। इससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसका मतलब ये होता है जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में न तो कोई जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता और न द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता। अभिक्रिया से पहले जिन पदार्थों का द्रव्यमान जितना है अभिक्रिया के बाद भी उन पदार्थ का द्रव्यमान उतना ही रहेगा। ये नियम प्रतिपादित किया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा जो नियम है स्तर अनुपात का नियम। इसमें क्या बताया उन्होंने, इसमें बताया कि इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में कोई भी जो यौगिक होता है उस यौगिक में सदैव तत्व है वो एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में अगर कोई यौगिक बनता है तो उस यौगिक में जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यह नहीं कि तत्व है वो किसी भी द्रव्यमान के अनुपात में संयोग करके यौगिक बना लेते हैं। जब यौगिकों का निर्माण होता है तो तत्व हमेशा ही एक निश्चित अनुपात में सहयोग करते हैं। इसके लिए दोनों वैज्ञानिक दो उदाहरण लगाए थे। एक तो लगाया था H2 प्लस O2 बराबर H2O बना था। यह उदाहरण दोनों वैज्ञानिकों ने लगाया था। क्या लगाया, यह हाइड्रोजन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों की हाइड्रोजन तत्व है ऑक्सीजन भी तत्व है, लेकिन तो जल का निर्माण होता है तो जल क्या होता है यौगिक होता है। क्योंकि जब दो तत्व किसी निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। तो ये दोनों तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके जल के एक अणु का निर्माण करते हैं। जब इनके द्रव्यमान का अनुपात निकाला तो उन्होंने ये निकाला कि यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं तो हाइड्रोजन का दो अणु प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पर एक अणु होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर ये देखो जल इस प्रकार होता है H2O, ये जल का अणु होता है। तो जल में हाइड्रोजन के दो अणु हैं और ऑक्सीजन का एक अणु है। तो इसका द्रव्यमान का जो अनुपात वो हो गया 2:1। दो परमाणु हाइड्रोजन के और एक परमाणु ऑक्सीजन का दोनों मिलकर के जल के एक अणु का निर्माण करते हैं। और जल के अणु में से अगर परमाणु को बाहर निकाल के उसका द्रव्यमान देखेंगे अपन तो अपन को 2:1 में मिलेगा। इसलिए यह नियम बनाया था कि कोई भी जब यौगिक का निर्माण होता है तो उस यौगिक में तत्व है वो निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में पाए जाते हैं।
दूसरा जो उदाहरण दिया वो दिया था अमोनिया का। अमोनिया किसका सूत्र होता है NH3। अमोनिया को यानी कि अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। अमोनिया NH3 यानी अमोनिया में एक हाइड्रोजन होता है और एक नाइट्रोजन होता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों संयोग करके अमोनिया का एक अणु बनाते हैं। इसका मतलब ये हो कि ये तो हाइड्रोजन है प्लस ये नाइट्रोजन H2 प्लस N2 बराबर ये 2NH3 का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है 2NH3 का होता है 3H2 प्लस N2 बराबर 2NH3 होता है। तो यहाँ पर अगर इसका अनुपात निकालेंगे अपन N का और H का, ये NH3 अमोनिया का अणु होता है एक, जो किससे बनता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन संयोग करते हैं तो अमोनिया का एक अणु बनता है। इसका अगर अनुपात देखेंगे अपन कौन सा तत्व का द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है तो 1 अनुपात हाइड्रोजन कितना है 3 है। तो नाइट्रोजन का जो यौगिक है या अणु है, उस अणु में एक परमाणु नाइट्रोजन का होता है और एक 3 परमाणु किसके होते हैं हाइड्रोजन के होते हैं। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों निश्चित अनुपात में, दोनों का द्रव्यमान निश्चित होता है जो होता है 1:3। तो इस तरह से यह आपका नियम है स्थिर अनुपात का नियम, ये इस तरह से लागू होता है कि कोई भी जब यौगिक बनता है तत्व मिलकर के जब यौगिक का निर्माण करते हैं तो इन यौगिकों में तत्व है वो का जो द्रव्यमान होता है एक निश्चित अनुपात में होता है, जिस तरह से H2O और NH3 में बताया गया है। अगला जो प्रश्न आता है वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के चरण, क्योंकि सबसे पहले परमाणु की परिभाषा डाल्टन ने लगाई। तो डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु की परिभाषा लगाई थी, इसके बाद जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उस सिद्धांत के कौन कौन से चरण थे, क्या क्या बात बताई डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में। तो पहली जो बात बताई थी डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में, वो बताई थी कि सभी पदार्थ और परमाणु से निर्मित होते हैं, चाहे पदार्थ छोटा हो बड़ा हो या किसी भी अवस्था में, चाहे ठोस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो, गैस अवस्था में, कोई सी भी अवस्था में हो, प्रकृति में हर पदार्थ है वो परमाणु से बना हुआ होता है। या फिर हम ये बता देते हैं परमाणु हैं वो आपस में सहयोग करके पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये बात सबसे पहले डाल्टन ने बताई थी। दूसरा जो सिद्धांत का चरण था वो बात बताई कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होता है। परमाणु है वो अविभाज्य सूक्ष्म कण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु है वो इतना छोटा कण होता है कि इसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। ये बात दूसरे पॉइंट में बताई थी डाल्टन ने, और यही परिभाषा लगाई थी कि पदार्थ केवल छोटा से छोटा कण जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। इसी परिभाषा का आधार मान करके उसने दूसरा चरण बताया कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होता है, इतना छोटा कण होता है कि इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तीसरा जो पॉइंट बताया डाल्टन ने, तीसरा होता है कि तत्व के सभी परमाणु के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं समान होते हैं। जो भी तत्व होता है वो तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है। तो तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं सभी परमाणु के रासायनिक गुण क्या होते हैं समान होते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन बना H2, 2 परमाणु मिले हाइड्रोजन के, तब जाके हाइड्रोजन का एक अणु बना। अब 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिले और एक अणु मिला, तो इस हाइड्रोजन में ये H2 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के जो गुण हैं वो एक समान होते हैं। ये नहीं कि इस हाइड्रोजन का गुण अलग होगा इस हाइड्रोजन का गुण अलग होगा। तो जितने भी अणु होते हैं उन अणु के जो परमाणु से मिलकर बना होता है उन सारे परमाणु के रासायनिक गुण वो एक समान होते हैं।
अगला जो पॉइंट बताता वो होता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। अब ये बात आई थी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो परस्पर छोटी छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। इसके बाद भी जो गुण था वो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के रासायनिक गुण धर्म क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं। उन तत्वों में जो परमाणु होते हैं उन परमाणु के रासायनिक गुण में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आपका ये होता है, ये जस्ता है, ये जस्ता एक अणु तो हो गया, ये आपका जस्ता, ये आपका H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके बाद में जो बना तो ये बना आपका ZnSO4 प्लस H2 बना। अब इसे देखो, Zn एक अणु है जस्ता का, एक ये तत्व है, और ये H2SO4 ये भी अपने आप में एक अणु है, लेकिन बना किसे, हाइड्रोजन से और सल्फेट से, दो से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के गुण अलग होते हैं और सल्फेट के गुण अलग होते हैं। ये बना जिंक सल्फेट बना, तो यहाँ पर जिंक के गुण अलग हैं, सल्फेट के गुण अलग हैं, क्योंकि दो परमाणु से भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर बना होता है। तो जो पदार्थ या तत्व भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर बना होता है उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये जिंक है, ये ठोस अवस्था में होता है, सल्फेट है, ये गैसीय अवस्था में होता है। तो यहाँ पर है एक अणु, लेकिन ये भिन्न परमाणु से मिलकर बना होता है, इसलिए इसकी जो अवस्था होगी, गुण होंगे, वो भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं। अगली जो बात आती है, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या और प्रकार वो निश्चित होते हैं। हर परमाणु में या हर यौगिक में, हर तत्व में परमाणु की जो संख्या होती है वो एक सापेक्ष संख्या में होती है और निश्चित संख्या में होती है। जैसे ये आपका है ये क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जिंक सल्फेट है। तो सब में संख्या निश्चित है, जिंक सल्फेट है, जस्ते का एक परमाणु है, सल्फर का एक है और सल्फेट के 4 है आपके। तो 1 1 और 4 संख्या निश्चित होगी। सापेक्ष संख्या पूर्ण संख्या है, कोई भिन्न नहीं है, पूर्ण संख्या में है और निश्चित संख्या में है। ये आपका हाइड्रोजन इसमें कितनी 2 है तो निश्चित संख्या में है। ये आपका बंदा तो इसमें हाइड्रोजन के 2 अनुपात सल्फर का 1 अनुपात सल्फेट के 4 में, तो 2 अनुपात 1 अनुपात 4 में बना। यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, सल्फर का 1 परमाणु है और सल्फेट के कितने 4 परमाणु हैं। तो निश्चित संख्या में होता है, ये होता है आपका FeSO4। फिर सल्फेट होता है, तो यहाँ पर लोहा, फिर इसका 1 है, सल्फर का 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है 4 है। पर एक तो फिर सर एक है सल्फर है, एक है ऑक्सीजन है, तो फिर इसका 1 ही है, सल्फर का 1 है फिर और ऑक्सीजन कितना है 4, तो 1 अनुपात 1 अनुपात 4 हो गया। यानी हर संख्या निश्चित होती है। आपका HNO3 होता है, जिसको नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, उसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल का जो हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो परमाणु अलग अलग हो गए, एक हाइड्रोजन का परमाणु है, एक ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का परमाणु है, एक आपका ऑक्सीजन का परमाणु है। तो परमाणु अलग अलग हो गए। तो अलग अलग परमाणु से यौगिक बनता है, उनके रासायनिक गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर अगर निकालेंगे अपन तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु है, नाइट्रोजन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन कितना है 3 परमाणु है। तो अपन बता दें कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 1 अनुपात 1 अनुपात 3 में संयोग करके नाइट्रिक अम्ल का एक अणु बनाते हैं। लेकिन इनकी संख्या निश्चित होती है और सापेक्ष संख्या होती है, नहीं कि भिन्न संख्या हो, सापेक्ष होती है और निश्चित इसका अनुपात होता है। इस प्रकार से ये बात बताइए, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या और प्रकार क्या होता है, निश्चित होता है।
अगला पॉइंट आता आपका तत्व के प्रतीकों का जनक। तत्व के प्रतीक कब मिले? पहले जो तत्व थे वो कम थे तो इनका नाम, इनके कोई निश्चित प्रतीक नहीं थे, अलग अलग जगहों पर उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। या तो जहां पर इसकी उत्पत्ति हुई, जहां पर तत्व मिला, जैसे तांबे का नाम साइप्रस रख दिया, वो किसी यूनानी या साइप्रस देश में मिला होगा, इसके लिए इसका नाम रख दिया। कहीं पर इनका नाम जो ग्रह थे, सूरज, चंद्रमा, तारे, उनके नाम रख दिया, क्योंकि गिनती के तत्व थे तो इनका नाम या तो उनकी उत्पत्ति स्थान जहां पर मिला उसके नाम पर, या फिर कोई जो फेमस जगह थी उसके नाम रख दिया, या फिर जो आकाशीय पिंड थे जिसका नाम सूरज रख दिया है, किसका नाम पृथ्वी रख दिया है, किसका नाम तारा रख दिया, इस तरह से इनके नाम रखे जाते थे। लेकिन जैसे जैसे तत्व की खोज होती गई, तत्व की संख्या बढ़ती गई, तो फिर इस प्रकार के तत्व थे कि एक ही जगह अलग अलग प्रकार के तो मिल गए, तो इनका नाम कैसे रखे? तो इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले बर्जिलियस नाम का वैज्ञानिक था, जिसका नाम था बर्जिलियस। तो बर्जिलियस नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्व के आधुनिक प्रतीक बनाए थे। यह निश्चित प्रतीक होता है तत्व का, न तो वो जगह के आधार पर रखा जाता है, न किसी आकाश या पिंड के आधार पर रखा जाता है। इनका एक निश्चित नाम होता है जिसको अपन प्रतीक बोलते हैं, और उन प्रतीकों का जनक बर्जिलियस था। बर्जिलियस ने जो प्रतीक बनाए थे उनको IUPAC ने स्वीकृत किया। IUPAC का पूरा नाम होता है इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या करती है? इस संस्था का क्या नाम होता है, क्या काम होता है? जहां भी कोई तत्व मिल गया, उस तत्व का वो एक नाम रखेगा, और वो नाम पूरी दुनिया में उस तत्व को इसी नाम से जाना जाएगा। जैसे हाइड्रोजन चाहे कहीं पर मिली, लेकिन इसका प्रतीक H रख दिया। अब उस हाइड्रोजन के प्रतीक को H के नाम से पूरी दुनिया में हाइड्रोजन का प्रतीक H होगा। ऑक्सीजन होती है, इसका प्रतीक पूरी दुनिया में O ही होगा। सल्फर होता है, गंधक होते हैं, पूरी दुनिया में इसका प्रतीक S होगा, सभी जगह उसको सल्फर S के नाम से जाना जाएगा। कॉपर होता है, पूरी दुनिया में इसका नाम जो प्रतीक है वो इसका प्रतीक Cu होगा। सभी दुनिया में हर कोने में तांबा को Cu के नाम से जाना जाएगा। इसे जब प्रतीक लिखेंगे केमिस्ट्री में तो Cu के नाम से लिखेंगे। चांदी होती है, इसका प्रतीक जो होता है वो Ag होता है, तो पूरी दुनिया में इसको Ag के नाम से जाना जाएगा। सोना होता है, इसका प्रतीक Au होता है, तो पूरी दुनिया में इसको Rm के नाम से जाना जाएगा। ये लेते नाम होता है इसका कि कुछ तत्वों के नाम एक से ज्यादा दे तो प्रतीक बनाएंगे, मतलब बात करिए इसकी। आपका एल्यूमिनियम होता है, इसका प्रतीक Al होता है, चाहे कहीं भी देख लो एल्यूमिनियम को Al से लिखा जाएगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन को N से लिखा जाएगा, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है? कार्बन का प्रतीक C होता है, तो पूरी दुनिया में इसको C के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। ब्रोमीन का Br होता है, तो सभी जगह उसको Br के नाम से जाना जाएगा। बोरोन का B होता है, तो सभी जगह उसको B के नाम से जाना जाएगा। कैल्शियम का Ca होता है, तो दुनिया के हर कोने में कैल्शियम को Ca का प्रतीक Ca लिखा जाएगा। पोटेशियम का K होता है, तो दुनिया के हर कोने में पोटेशियम को K नाम से लिखेंगे। फास्फोरस का F होता है, तो दुनिया के हर कोने में उसको F के नाम से लिखा जाएगा। मैग्नीशियम का Mg होता है, तो दुनिया के हर कोने में इसको मैग्नीशियम का प्रतीक Mg लिखेंगे अपन, ठीक है ना। सिलिकॉन का Si होता है, तो सबका प्रतीक अपन उसको Si के नाम से जानेंगे। जहां जहां भी होता है, लोहे का फेरस होता है, तो उसको फेरस के नाम से Fe के नाम से लेफ्ट नाम है ये, तो Fe के नाम से जाना जाएगा। तो बर्जिलियस ने व्यवस्था दी थी, इस व्यवस्था को फिर IUPAC ने स्वीकृत किया था। अब जो भी तत्व मिल रहे हैं उन तत्वों का सर्वसम्मति से IUPAC इसका नाम का निर्धारण करती है, और IUPAC जो नाम निर्धारित कर देती है वो नाम फिर पूरी दुनिया में सर्वमान्य हो जाता है। ये नहीं कि
जैसे कॉपर है तो भारत में तांबा का प्रतीक Cu ले लिया, भारत वालों ने बोल दिया कि हम तो तांबे का प्रतीक Cu लिखेंगे। अमेरिका वालों ने इसका प्रतीक और कुछ मान लिया, रूस वालों ने और कुछ मान लिया, जर्मनी ने और कुछ मान लिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये जो IUPAC जो नाम निर्धारित कर देती है वो नाम पूरी दुनिया में उस तत्व को IUPAC जो नाम रख देती है पूरी दुनिया में उसी नाम से उनको जाना जाता है। तो ये प्रतीक और ये IUPAC का पूरा